वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और एक एक करके सारे के डिटेल डिस्क्रिप्शन को हम समझते हैं अच्छे से कि किस प्रश्न में किस प्रकार से कैसे सॉल्व करना है। हमारा पहला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है। दोस्तों पोलियो, सबसे पहले तो पोलियो की अगर मैं बात करूं तो पोलियो आपका जो है ये एक वायरस है, वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो किससे होता है? पोलियो होता है वायरस से, है ना। और ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है, टेढ़ा मेढ़ा होना, है ना, ये तो हमको पता ही है। अब पोलियो वैक्सीन की खोज किसने, अच्छा वायरस से संबंधित मैंने आपको ट्रिक दिया था, रेखा हमें हिट करके एपाचे छोड़ गई। ठीक है, रेखा, रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पीस, मा से मेनिंजाइटिस, इस प्रकार से एपाचे छोड़ गई। ए से एड्स, पा से पोलियो, चे से चेचक। ठीक है, एपाचे छोड़ गई, छो से छोटी माता, ड़ से डेंगू छोड़ गई, ग से गलसोंद, ई से इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे के सारे वायरस से होने वाले रोग हैं। अब पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे जॉन ई सॉल्क। कौन थे? जॉन ई सॉल्क या जोनास सॉल्क। ठीक है, तो पहले का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, जॉन ई सॉल्क। अगला है, निम्नलिखित पोषकों एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। आयरन, आंवला एवं हरी पत्तीदार सब्जियां, विटामिन सी, केला एवं फिश लीवर या फिश लीवर कॉड ऑयल जिसको बोलते हैं, कैल्शियम, मांस एवं मीट, क्लोरीन, नमक एवं मछली। अब बोलता है इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गलत जोड़ी का संबंध बताना है कि गलत कौन सा है। देखिए आयरन जो होता है ये पत्तियों में जरूर मिलता है। ठीक है, ध्यान देंगे अगर आयरन, तो आयरन जो है ये पत्तियों में जरूर मिलेगा, तो पहला वाला तो सही हो गया आपका, है ना। दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी दोस्तों मिलता है खट्टे पदार्थों में। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, ये गलत हो गया। ठीक, उसके बाद कैल्शियम मांस और मीट, कैल्शियम मांस और मीट में नहीं होता है, क्लोरीन समुद्री नमक में होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है दोस्तों ये गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं आपको मैं। यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये जो पौधा है इसमें आपकी 20 जूल की ऊर्जा है। ठीक है, 20 जूल की ऊर्जा है। 20 जूल की कोई भी चीज जो होता है ये अपने आप में 90% ऊर्जा को क्या करता है? खत्म कर देता है। 90% उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ इसको बोलते हैं 10% लॉ। 10% लॉ बोलते हैं। ठीक है, 10% लॉस लॉ। 10% जो होता है यही सिर्फ ट्रांसफर होता है आपका। मतलब अगर 20 जूल की ऊर्जा यहाँ पे टोटल है तो 20 जूल में सिर्फ 10 जूल ही किसको ट्रांसफर होगा? चूहे को ट्रांसफर होगा। तो अगर हम निकालेंगे 20 का 10%, 20 का 10%, 20 गुणित 10/100, ये जीरो कट गया, मतलब चूहे को सिर्फ 2 जूल की ऊर्जा मिलेगी। क्लियर हो गया दोस्तों? चूहे को कितने जूल की ऊर्जा मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ 2 जूल की। आगे, अब चूहे के पास 2 जूल की ऊर्जा है तो ये सांप, जब सांप चूहे को खाएगा तो इस 2 जूल का मतलब 2 जूल अपने आप में 100% है, 2 का 10% सिर्फ सांप को क्या होगा? ट्रांसफर होगा। अब ये 2 का 10% अगर आप निकालेंगे, 2 का 10%, 2/10 मतलब 0.2, मतलब 0.2 जो होगा, 0.2 जूल ऊर्जा ये होगी आपकी सांप की, 0.2 जूल। अब 0.2 जूल सांप के पास आ रहा है, अब 0.2 जूल सांप के पास आ रहा है, 0.2, अब इसका भी 10% किसके पास जाएगा? मोर के पास। मोर सांप खाएगा तो 0.2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे दोस्तों तो याद आएगा 0.02 जूल। ठीक है, गुणा भाग। और इस बस इतना है कि गुणा भाग आपको यहाँ पे अच्छे से करना है। तो 0.2 जूल की जब ऊर्जा जब मोर सांप को खाएगा तो मोर के पास आ जाएगा 0.02 जूल। अब देख लीजिए 0.02 जूल कहाँ पे है, इसको मैं किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, एक पूरा टॉपिक ही इसका बना करके। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0.02 जूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, देखिए आ गया मोस्ट, कल ही के वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा कराया था कि जितने भी आपके मानव रोग होते हैं, परजीवी से होने वाले रोग, विषाणु, जीवाणु और फफूंद से होने वाले रोग, उसी का देखिए एक प्रश्न आ गया। पायरिया, सबसे पहले पायरिया होता है दोस्तों परजीवी नामक उससे होता है, परजीवी से, प्रोटोजोआ से। ठीक है, पायरिया में होता क्या है? मसूड़ों से खून निकलने लगता है। क्लियर हो गया? और पायरिया नामक रोग का जो कारक है दोस्तों वो है आंटअमीबा जिंजीवैलिस। आंटअमीबा जिंजीवैलिस। लिशमैनिया डोनावानी से क्या होता है? कालाजार होता है।
जो हमारे अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम से क्या होता है दोस्तों, मलेरिया, मलेरिया का वाहक है प्लाज्मोडियम, मलेरिया का वाहक है प्लाज्मोडियम। और अंटमीबा हिस्टोलिटिका ये जो है ये पेचिस का है। मैंने पूरा का पूरा ट्रिक के साथ आपको बताया है। पापा काम पे सोते हैं, पायरिया का सॉरी परजीवी का ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं, पापा से बन गया पायरिया, का से बन गया कालाजार, माँ से बन गया मलेरिया, काम पे से बन गया पेचिस और सोने से बन गया सोने की बीमारी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्टली जितने भी सारे पक्षी हैं वो अपना गर्दन हिलाते हैं, क्योंकि इनके आंखों की पुतली जो होती है वो फिक्स होती है, वो हिलती नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं, ठीक है, और वे घूम नहीं सकते, इस कारण जो है पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। अगला, राम जो है दोस्तों वो आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है ठंडी के टाइम के लिए, तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। अब आम है भाई, आम है, उसका आप अचार डाल दीजिए, मुरब्बा बना लीजिए, पापड़ बना लीजिए, तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा, आपका प्रिजर्व रहेगा, है ना। तो आम का हम क्या बना लेंगे, पापड़ बना लेंगे, आम का अचार बना लेंगे, तो उस तरह से आम जो है लंबे समय के लिए संरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत और परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है। पाश्चात्यकरण, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना, ये भी सही है। जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और बी आपके क्या हैं, सही हैं। क्लियर हो गया। अंडा किसका भरपूर स्रोत है। अगला प्रश्न है, अंडे में दोस्तों प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, खनिज भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, प्रोटीन भी एंड विटामिन भी, उपरोक्त सभी। अगला, मैलिग्नेंट देखिए, अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, एकदम नया है ना, ये मैंने भी आपको नोट्स में नहीं बताया है, बट देखिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल गया। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, मलेरिया का ही एक प्रकार है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। ये जो होता है दोस्तों, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, इसका रोगजनक वाहक है या रोगजनक इसका है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के कारण क्या होता है, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। आगे बढ़ते हैं, इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए। उत्कृष्ट संचार कौशल, अभिव्यंजक क्षमता को बाहर निकालने के लिए एक ग्लोब पर गणना। दोस्तों मानचित्र जहां भी आए, स्थानों, दूरी, दिशा की सापेक्ष स्थिति की समझ को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग होता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने मोनू कहीं घूमने गया हुआ था, वापस आया, वापस आके अपने दोस्तों से वह बात करके बताता है कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना है कि मोनू कहां से कहां तक की यात्रा करके आया है। दोस्तों भारत का जो अभी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-44। ठीक है, NH-44 जो श्रीनगर से स्टार्ट होता है नॉर्थ में, श्रीनगर से दक्षिण तक आता है तमिलनाडु में कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी मिलेगा आपको तमिलनाडु में। क्लियर हो गया। तो आपको बताना है बनारस से कन्याकुमारी नहीं, गुजरात नहीं, दिल्ली नहीं, ऑप्शन नंबर ए लद्दाख से लेकर के तमिलनाडु तक, लद्दाख या श्रीनगर बोल सकते हैं, वहां से लेकर के तमिलनाडु तक NH-44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अगला प्रश्न है देखिएगा ध्यान से। सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी बताती है या कहती है कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया क्योंकि सरिता ने आकलन के विषय निष्ठा को कम करने का तरीका अपनाया है। अरे भैया, कम क्यों करेंगे इसकी विषय निष्ठा को। सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सही जवाब नहीं दे सकते हैं। सरिता इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन पाठ के लिए उसे इससे मदद मिलेगी। उपरोक्त में से कोई नहीं सही इसका हो जाएगा। दोस्तों इसमें कोई भी सही आंसर आपका नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF, अच्छा NCF कब का NCF, तो ध्यान रखिएगा NCF 2005। ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है ना, NCF कब का, तो NCF 2005 में बोलता है अनुसार 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम और पुस्तक नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है, बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंधित करवाकर सख्त रूप में अप्रत्यक्ष रूप से
पर्यावरण अध्ययन की थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ का दिक्कत है दोस्तों, बाकी मैं रीड कर रहा हूँ, आप समझते जाइएगा। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की अधिगम वर्ग 3 से ऊपर के दूसरा वाला ऑप्शन कहने का मतलब है कि ये पर्यावरण अध्ययन सिर्फ क्लास 3 के ऊपर के बच्चों के लिए नहीं जी, नहीं ऐसा नहीं है। कक्षा 1 एवं 2 के छात्र पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, नेगेटिव बात नहीं लेंगे। बच्चे के ऊपर अतिरिक्त पाठ्यक्रम का बोझ कम करना जी नहीं। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंधित जानकारी देकर के सख्त रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करने के कारण ही क्लास 1 और 2 में पर्यावरण की शिक्षा गणित के माध्यम से दी जाती है। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान है? क्योंकि समुद्र के जल का जो घनत्व होता है, जल घनत्व, वह नदी के जल के घनत्व से ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी और डी में आप डाउट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। याद रखिएगा, समुद्र के जल का घनत्व जो होता है, समुद्र के जल का घनत्व जो होता है वो नदी के जल के घनत्व से ज्यादा होता है, इसीलिए समुद्र के पानी में तैरना आसान है इन कंपैरिजन टू नदी के पानी में तैरने से। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया है? तो पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया है कुर्ट लेविन ने। ध्यान रखिएगा, कुर्ट लेविन नाम इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं शायद पूछ ले आपसे, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कुर्ट लेविन, किस महान वैज्ञानिक या किस वैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया है? तो उनका नाम क्या है? कुर्ट लेविन। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना तो चुपचाप काट दीजिए, नेगेटिव बात बोल रहा है, ना करना तो चुपचाप काट दीजिए, नेगेटिव बात। मानवीय विकास के लिए कठोर भी नहीं उठाएंगे, बस शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। उपयुक्त कथनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कौन से विषय सही हैं? दो तो आपका कट गया, दूसरा और तीसरा, केवल एक देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। इस प्रकार 136 नंबर का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोपरा नाम का एक कस्बा का मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर। यदि मानचित्र पर पी और क्यू नाम के जगह की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों की बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, देखिए एक जगह है पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू एक मानचित्र पे एक जगह है जिसकी टोटल दूरी बताई गई है 10 सेंटीमीटर और बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर। क्लियर हो गया? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 10 का गुणा कर देंगे हम किसमें? आपके 175 में, तो आ जाएगा 1750 मीटर। लेकिन अब आप आंसर देखेंगे तो 1750 यहां सेंटीमीटर मत लगा के आगे बढ़ जाइएगा, गलत आंसर है ये। 1750 मीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। आपको अगर 1750 मीटर अगर आंसर दिया है तो ही ये आंसर सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आपको ऑप्शन 1750 मीटर कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करिए, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। आप 1750 को 1000 से भाग दे दीजिए। 1750 को 1000 से भाग देने पर 1750 का 0 कट गया, 175/100 मतलब आपका आ जाएगा 1.75 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, 1.75 किलोमीटर। ध्यान आया? किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसलिए मैंने 1750 को 1000 से भाग दिया है। 1750 को 1000 से भाग देने पर 1.75 किलोमीटर आ जाएगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास सिवाय छात्र के अभिव्यक्ति का पोषण करना, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, पाठ्य पुस्तक संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। जी नहीं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अगला, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा एक जीव एक से अधिक पोषण इस संस्तर में पाया जाएगा? मछली, तालाब में मछली, याद रखिएगा, ठीक है, तालाब में मछली। अगला 140 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? दोस्तों, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में सबसे ज्यादा डीकंपोजर्स होते हैं, अपघटक।
अपघटक का काम क्या है? ये कार्बनिक को अकार्बनिक में तोड़ते हैं। क्लियर हो गया? अगला, निम्नलिखित में से कौन औषधि प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? औषधि प्रकार का जैव भू रासायनिक जो चक्र है आपका वो है फास्फोरस और सल्फर। अगला, सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदा। इस टिकट पर कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? सबसे पहले तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो टिकट है ये अनारक्षित है। आप कभी भी ट्रेन में सफर करते हैं तो एक होता है रिजर्वेशन करा के जाएंगे आप, तो रिजर्वेशन जो कराएंगे आप तो उसके टिकट में आपका डेट रहेगा, टाइम रहेगा, नाम रहेगा, कोच का नंबर रहेगा, बर्थ नंबर रहेगा, फलाना ठिकाना, ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आपके डिपार्चर टाइम क्या है, अराइवल टाइम, सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन एक अनारक्षित टिकट पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दोनों स्टेशनों का नाम रहता है। आपने एक्स स्टेशन से यात्रा प्रारंभ की, वाई स्टेशन तक आपको जाना है तो एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस रहेगा, डेट रहेगा और टोटल फेयर रहेगा। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं रहेगी, ना तो गाड़ी का नाम रहेगा, ना गाड़ी का नंबर रहेगा, ठीक है, नहीं उसका ट्रेन नंबर रहेगा, ना आपका नाम रहेगा, आपका बर्थ नंबर रहेगा। यह होता है अनारक्षित टिकट का खासियत। देखते हैं क्या क्या जानकारी। डिब्बे का नंबर और नाम नहीं मिलेगा, यात्रा आरंभ करने और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम मिलेगा, यात्रा करने वाले का नाम और आयु और लिंग नहीं मिलेगा, टिकट का मूल्य मिलेगा, ट्रेन नंबर भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है। देख लीजिए कहाँ है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर 2 और 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 को आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? यह हुआ था पहला रियो डी जनेरियो ब्राजील में। याद रखिएगा 22 मार्च 1992 को विश्व जल दिवस के रूप में पहली बार घोषणा रियो डी जनेरियो ब्राजील में आयोजित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नीलम अपनी कक्षा के बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी, ठीक है, तभी अचानक विद्या नाम की एक छोटी बच्ची ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज्यादा क्यों हिलाती रहती हैं? नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी? मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं पाती है, वो फिक्स रहती है, स्थिर रहती है, इसलिए पक्षी क्या करते हैं? अपनी गर्दन को हिलाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तंबाकू का धूम्रपान पान करने से फेफड़ों के एल्वेओलाई के शोध के साथ क्या होता है? एम्फीसेमा। याद रखिएगा एम्फीसेमा है ना, इंपॉर्टेंट है। अगला, कैफीन एक स्टिमुलेंट है। कैफीन क्या है? स्टिमुलेंट है। ये चाय, कॉफी, शीतल पेय सब में मिलता है, ठीक है, चाय पीते हैं हम, कॉफी, चाय, शीतल पेय पदार्थ में सब में क्या मिलता है? कैफीन नामक स्टिमुलेंट पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिजोनिक गुण पाए जाते हैं? धतूरा, एट्रोफा, एरिथ्रोजाइलोन। इसके साथ एक और नाम आता है दोस्तों, ठीक है। ये सब होता क्या है आखिर? ये है क्या कि आपको हेल्यूसिजोनिक जो है ये मति भ्रम, हेल्यूसिजोनिक का मतलब होता है, हेल्यूसिजोनिक का मतलब होता है मति भ्रम, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे आप क्या कर रहे हैं, नशे में रहेंगे, है ना। ये धतूरा में भी पाया जाएगा, एट्रोफा में भी पाया जाएगा, एरिथ्रोजाइलोन में भी पाया जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके साथ एक और नाम याद रखिएगा, वेलेडोना। अगर आपसे प्रश्न में अगर पूछता है वेलेडोना, ये भी आपका हेल्यूसिजोनिक नामक पौधे वाले गुण में आएगा, वेलेडोना। अगला, निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? परिस्थिति प्रदान करना, रिकॉर्ड करना सही है, लागू करना या कार्यान्वित करना भी सही है, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना ये नहीं आता है दोस्तों, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना नहीं आता है। अगला प्रश्न है, अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है, वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए? नहीं भैया, विद्यालय की प्रसिद्धि नहीं होगा। शिक्षा के सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए हो सकता है। विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए? जी नहीं, संतुष्ट नहीं करना है। विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना? नहीं। शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए। 149 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इस आज के सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें किसका विकास नहीं होता है? किसका विकास नहीं होता है पूछा है। प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, सही बात है। प्रयोगशाला में आत्मविश्वास, अनुशासन की भावनाओं का जन्म होता है, बिल्कुल, कि हमको यहाँ पे कोई चीज़ तोड़ना नहीं है,
कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान, जी नहीं, प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, यही नेगेटिव सेंटेंस है ना। पूछा है नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंस खोजना था, ये आपका सही उत्तर था। इस प्रकार आज के 30 प्रश्नों को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अपने स्टेटस पर जरूर लगाइएगा एक दिन के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, अगले कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।